फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आज आपके सामने है एक शानदार टॉपिक। और टॉपिक का नाम है पैरेललोग्राम थ्योरम, या हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुजी नियम। और आईआईटी जेई मेंस हो या नीट का पेपर हो, जेई एडवांस में भी इससे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एनडीए का पेपर हो या इंडियन एयरफोर्स का पेपर हो या फिर आईसीआर का पेपर हो, जहां कहीं भी आप फिजिक्स को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट टच करेंगे, वहां पर ये टॉपिक के पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं ये जनरली वेक्टर यानी सदिश और अदिश वाली जो टॉपिक होते हैं वहां पर होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का कंप्लीट आपको मैं एनालिसिस देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। इसमें फॉर्मूले को कैसे रियलाइज करना है, इसके न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे, इसमें एनालिसिस कैसे करने हैं और क्वेश्चन सारे प्रकार के कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको सिखा दे रहा हूँ, ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में अगर ये टॉपिक आपके सामने हो तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने डायग्राम पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि ये टॉपिक की आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए। और कहीं पर भी रेफरेंस बुक से अगर आप इस टॉपिक की अगर स्टडी करते हैं तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे आप इजीली लगा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम यहाँ से आजकल ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की दो जो भुजाएं हैं, जो दो आर्म है, उसको दो फोर्स से या दो बलों से हमने डिनोट कर लिया। तो उसका जो डायगोनल होगा कैपिटल आर, उसका जो विकर्ण होगा कैपिटल आर, उसको हम परिणामी बल बोलेंगे। मतलब F1 और F2 दो बल अगर है तो वो जो समांतर चतुर्भुज का या पैरेललोग्राम का जो डायगोनल या जो विकर्ण होगा, वो विकर्ण को हम परिणामी बल बोलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि ये जो परिणामी बल या जो रिजल्टेंट जो फोर्स है कैपिटल आर, इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी होगी, जबकि F1 और F2 के बीच में, मतलब ये दोनों भुजाओं के बीच में एंगल कितना है, थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो वो परिणामी या रिजल्टेंट निकालने के लिए आता है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। और ये जो पूरा का पूरा जो डायग्राम या जो टॉपिक है, ये पूरी तरह से वेक्टर के लिए है। तो जो रिजल्टेंट कैपिटल आर आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड, मतलब उसका जो रिजल्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है वो, और उसका डायरेक्शन दोनों दिखाना जरूरी होता है। इसलिए हम यहाँ पर इस कैपिटल आर की जो डायरेक्शन है, याद रखिए कैपिटल आर की डायरेक्शन F2 के रिस्पेक्ट में लेंगे कितनी, अल्फा। और वो जो अल्फा होगा, जो एंगल फॉर्मेट में डायरेक्शन निकाली जाती है। और हमेशा याद रखिए जब कभी भी डायरेक्शन निकाली जाती है एंगल के फॉर्मेट में, तो हम हमेशा उसमें टेंजेंट यानी कि टेन अल्फा का इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी किसी भी डायग्राम में डायरेक्शन निकालनी होती है तो हमेशा 10 का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम 10 अल्फा को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम कैपिटल आर के बारे में बात करते हैं। तो कैपिटल आर का जो फॉर्मूला है, कैपिटल आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके लिए F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा ये जो फॉर्मूला है, बीच में कई बार ये प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा के पहले माइनस में लग जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं, ये जो माइनस कब लगता है वो अपने आप थीटा अपने आप एडजस्ट कर लेता है। अगर थीटा की वैल्यू अगर मोर देन 90 डिग्री अगर होती है, थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री होती है, तो वो अपने आप ही फॉर्मूले में इस सेकंड पोर्शन में, मतलब F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस की जगह माइनस अपने आप आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल थीटा की वैल्यू सही पुटअप अगर करेंगे तो वो सारे के सारे जो चिन्ह है वो अपने आप ही जो है वो अपने आप सेटल हो जाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से फॉर्मूले को दो रूप से याद करने की जरूरत नहीं है। वो केवल थीटा का प्रॉब्लम है, थीटा उसको अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कैपिटल आर की डायरेक्शन। तो कैपिटल आर की डायरेक्शन मतलब दिशा, उसको हम डिनोट करेंगे 10 अल्फा से। और वो कैसे होगा, 10 अल्फा कैसे होगा, उसको हम लिखेंगे सबसे पहली चीज F1 साइन थीटा प्लस F1 कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है। और ये बनता कैसे, ये इस प्रकार से बनता है। तो ये F1 का वर्टिकल कंपोनेंट होता है आपके लिए F1 साइन थीटा, और इसी F1 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है F1 कॉस थीटा। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया F2 प्लस F1 कॉस थीटा, F2 प्लस F1 कॉस थीटा। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है। अगर ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रोसेस स्टार्ट होती है। न्यूमेरिकल प्रोसेस में देखिए किन किन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कंडीशन आप देखिए, कंडीशन अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले अगर समझ में आ गए तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। मतलब इसको अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो परिणामी, और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। और ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे लिए डायरेक्शंस।
तो सबसे पहली चीज़ तो एक बड़े लेवल पर IIT JEE लेवल पर हो या नीट लेवल पर हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो दो बड़ी वेराइटीज़ है। एक आपके सामने है परिणामी या रिजल्टेंट, और दूसरी जो वैरायटी है वो डायरेक्शन। अब एक वैरायटी के अंदर कितने क्वेश्चन तो दूसरी वैरायटी के अंदर कितने क्वेश्चन। तो सबसे पहली कंडीशन देखो, सबसे पहली कंडीशन होती है F1 इज इक्वल टू F2। सबसे पहली कंडीशन है F1 इज इक्वल टू F2, दोनों फोर्स को बराबर कर दिया गया। मैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपको करवा रहा हूँ। दोनों फोर्स को बराबर कर दिया गया तो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर दोनों हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। तो देखिए F का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2F का स्क्वायर, F का स्क्वायर 2F का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर F1 F2 भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका F2F का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल R जो हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, 2F का स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए यहाँ पर F स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा F के रूप में, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन, मतलब मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी कंडीशन आपको दे दी जाएगी कि दोनों फोर्स को बराबर कर दिया गया। अगली कंडीशन में हो सकता है कि दोनों के दोनों फोर्स में कोई रिलेशन से दे दिया कि पहला वाला फोर्स दूसरे का 2 टाइम है या दूसरा वाला फोर्स पहले का 2 टाइम है, तो आपको ये फॉर्मूले में मेंशन करना है। एक और कंडीशन हो सकती है एंगल वाली। अच्छा, इसी कंडीशन पर कि दोनों के दोनों फोर्स अगर बराबर हो गए, देखिए दोनों के दोनों फोर्स अगर बराबर हो गए तो क्या होगा डायरेक्शन में, देखो तो दोनों के दोनों फोर्स अगर बराबर हो गए तो देखिए डायरेक्शन में tan अल्फा इज इक्वल टू F साइन थीटा प्लस F कॉस थीटा। तो उस कंडीशन में देख लीजिए tan अल्फा इज इक्वल टू F साइन थीटा अपॉन F 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो F सेव कट जाएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक और कंडीशन आ गई कि अगर दोनों फोर्स अगर बराबर हो गए, देखिए इसमें दो बड़ी वेराइटीज हैं, दो बड़ी वेराइटीज में एक रिजल्टेंट वाली वेराइटी और दूसरी डायरेक्शन वाली वेराइटी। तो इसमें केवल पहली कंडीशन अभी हमने अप्लाई की है कि एक बार दोनों फोर्स को बराबर किया तो क्या आया आपके पास में रिजल्टेंट या परिणामी बल। अगर मान लीजिए दोनों फोर्स को बराबर करते हैं तो जो हमारे पास में जो डायरेक्शन आया है tan अल्फा, वो देखिए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आया है। अब इन्हीं ये जो पहले दोनों फोर्स बराबर हुई है, ये दोनों फोर्स के बराबर होने के वजह से ये कंडीशंस क्रिएट हुई है। अगर इसमें मान लीजिए कि एंगल कितने टाइप से सेट कर सकते हैं, केवल एक वैरायटी के अंदर अब आपके पास में कितनी वैरायटी है, वो 0 डिग्री भी दे सकते हैं, वो 30 डिग्री भी दे सकते हैं। अब ये केवल एक वैरायटी, मतलब एक केवल दो फोर्स को बराबर करने पर ये 2 टाइप की चीजें दिख गई। अब उन 2 टाइप की चीजों में आपके सामने देखिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कुल मिलाकर के एक केवल 2 फोर्स अगर बराबर हुए तो दोनों फोर्स के बराबर होने की वजह से 2 बड़ी वेराइटीज, एक रिजल्टेंट के रूप में खुल गई और एक आपके डायरेक्शन के रूप में खुल गई। तो दोनों जगह एंगल का बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया, और मैंने आपको एंगल दे दिया 0, 30, 45, 60 और 90। तो आप देख लीजिए वो केवल एक के अंदर 2, और उसमें फिर लगभग ये मान लीजिए कि 5 वेराइटीज, मतलब आपके पास में टोटल 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए। अभी मैं तो किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि F1 की वैल्यू इतनी होगी, F2 की वैल्यू इतनी होगी या थीटा की वैल्यू इतनी होगी, तो बताइए अल्फा के वैल्यू कितना होगा। वो तो कैलकुलेशन का हिस्सा है, मैं तो अभी एनालिसिस की बात कर रहा हूँ कि अगर दोनों फोर्स अगर बराबर हो गए तो रिजल्टेंट क्या आएगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में डायरेक्शंस क्या होगी। वो दोनों ही चीज़ें वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। यहाँ पर भी एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर भी एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है। और हमारे पास में वैरायटी है 5 टाइप के एंगल को रखने की कंडीशन बन गई। मतलब हम अब इस पूरी कंडीशन में ये पहुंच गए, हम 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं केवल F1 और F2 के। 2 फोर्स अगर बराबर हो गए तो उसके ऊपर टोटल 10 टाइप्स के क्वेश्चन। अगर फोर्स में थोड़ा बहुत भी वेरिएशन हो गया तो उसमें फिर 10 टाइप के क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए कि इसमें पहले से ही अगर कोई एंगल दे दिया गया और उसमें फोर्स की वैल्यू 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कर दी गई तो फिर अपने आप में 10 टाइप्स के क्वेश्चन। मतलब अगर इस टाइप से अगर आप एनालिसिस करके पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि एक टॉपिक के अंदर से आप लगभग 30 से 35 से 40 टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और इसके न्यूमेरिकल लगाने के लिए सीधे इनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज पुटअप करिए,
एंगल की वैल्यू प्रॉपर पुटअप करिए और इनकी वैल्यूज़ निकालिए। इसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि कभी कभी ये जो tan अल्फा की वैल्यू आती है ये त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी टेबल है उससे मैच नहीं करती। तो आपको क्या काम करना है, 10 के सभी वैल्यूज़ को पॉइंट में याद रखना है, दशमलव में याद रखना है, और दशमलव में याद रखने के बाद ये कंफर्म करना है कि जो 10 अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो उनके पॉइंट में किनके बीच है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 जीरो की वैल्यू 0 है और 10 30 की वैल्यू 0.577 है। मान लीजिए कि 10 अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 0.577 के बीच में है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो डायरेक्शन है या 10 अल्फा की जो वैल्यू है वो कौन से दो कोणों के बीच में होगी। तो 10 के सभी दशमलव की जो वैल्यूज है वो बिल्कुल आपको याद रख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी पॉइंट वाली वैल्यूज आती है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऑप्शंस भी वैसे बनते हैं कि कौन से दो एंगल के बीच में डायरेक्शन होगी। तो जब तक आपको दशमलव में या पॉइंट्स में अगर वैल्यूज पता नहीं होगी तब तक आप उस एंगल का एनालिसिस वहां पर नहीं कर सकते कि दो एंगल के बीच में है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो वैल्यूज हैं वो तो आप याद रख लेंगे, लेकिन उनके बीच की जो वैल्यूज हैं उसको आपको कंपैरिजन करके इस क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये टॉपिक की जो डेप्थ है कहाँ तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।